हेलो डियर स्टूडेंट। तो ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले जो वीडियो हम दिए थे उसमें चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट था, और ये जो चैप्टर 1 है उसका ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कूलम्स लॉ तक सारा क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड से है। बेसिकली जो जैक बोर्ड है, टोटल आपको 5 मॉडल सेट पेपर दिया है, वो भी 6 चैप्टर का क्वेश्चन उसमें असेंबल करके, तो वहाँ से हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को निकाल दिए हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट हम आपको बतला चुके हैं। तो आप अगर ये इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले इसका पहले वाला वीडियो को देखें, उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें से पूछ रहा है इसमें से कौन यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होता है। लेकिन अगर फील्ड का यूनिट पूछ दे रहा है, मतलब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल ई से, और ये होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसमें से अगर इसका यूनिट निकालना है तो उसके लिए हमको इसका यूनिट जानना पड़ेगा और इसका यूनिट जानना पड़ेगा। तो फोर्स का यूनिट हम लोग जानते हैं न्यूटन, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इज द करेक्ट आंसर, विच इज डी फॉर दिल्ली। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटालिक स्पेयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ्स शोन इन द फिगर एज। मतलब अब अगर क्वेश्चन सुना है तो इसको पहले देखते हैं डिटेल्स में बोलता है क्या है। एक मेटालिक स्पेयर है जिसको हम रख दिए हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह सेम होता है। ठीक है, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक मेटालिक स्पेयर को ऐसे करके रखेंगे तो इसमें से कौन सा फील्ड लाइंस जो है वो करेक्ट है, हमको चूज करना है। ठीक है, तो अब इसको अगर चेक करना है तो हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी को वायलेट कर दिया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गलत हो जाएगा। तो नंबर 1 क्या हुआ देखिए, तो ये यहाँ से ऐसे करके इंटर किया, फिर यहाँ से निकल गया, मतलब ये जो मेटालिक स्पेयर है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। तो ये बात सही है, क्योंकि कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, तो फील्ड लाइंस भी नहीं होगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे स्पेयर में एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, यहाँ पे ऐसे करके अंदर इंसर्ट किया गया और इधर से निकाला गया, तो इस जगह पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करे तो ये एंगल 90 डिग्री से हमको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है। ठीक, या फिर ऐसे बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस। इसका मतलब ये जो है ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखो, ये जो आपको दिखला रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये कंडक्टर के ऊपर भी दिखा रहा है, जो फिर से गलत हो गया। ठीक, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में नहीं होगा, तो ये भी गलत। सेम रीजन है, ये भी गलत। ठीक, अब इसको देखिए, यहाँ पे इंटर किया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री, सही है। मेटल सरफेस के अंदर नहीं है, ये भी सही है। ठीक, और अब आगे सर एरो इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, तो ये तीनों सर गलत है। तो हम लोग को इतना समझ में आ रहा है कि डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बोलता है, एक पॉइंट चार्ज है क्यू जिसको हम रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितना फोर्स लगेगा। ठीक, अगर देखो सर, अगर आपको यूनिट डायमेंशन का नॉलेज है ना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिजिक्स का है ही नहीं। ठीक है ही नहीं, ये यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है। फिजिक्स का क्वेश्चन मतलब कहने का मतलब जिसमें कॉन्सेप्ट लगे, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक, चलो यहाँ से देखो चार्ज है क्यू, और यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट, जो पहला यूनिट निकाले थे वही वाला क्वेश्चन से। तो यहाँ से हो जाएगा एफ इज इक्वल टू ई बाई क्यू नोट। ठीक है, तो देखो ये जब फॉर्मूला था तो इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे जब एफ और क्यू नोट दिया हुआ था। ठीक, और यहाँ से फोर्स निकाल रहे हैं जब एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला कौन सा होता है, जो
राइट हैंड साइड में रहता है, सॉरी जो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, ठीक। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका फॉर्मूला, तो यहाँ पे ई का फॉर्मूला है, यहाँ पे एफ का फॉर्मूला है। तो हमको पूछा है फोर्स एक्सपीरियंस्ड, मतलब फोर्स का फॉर्मूला लिखना है। तो एफ विल बी इक्वल टू कैपिटल क्यू इंटू ई, क्योंकि अभी चार्ज कैपिटल क्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। एकदम से सस्ता क्वेश्चन है, कोई इसमें जान नहीं था। अब आगे देखते हैं। ये बोलता है इफ ई ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन एंड ई ए दैट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। सर देखिए, ई ए बोला है एक्सियल के लिए और ई बोला है इक्वेटोरियल के लिए। तो सबसे पहले ये दोनों है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चलते, शॉर्ट डाइपोल के चलते। तो हम लोग को सबसे पहले एक डाइपोल बनाना पड़ेगा, ठीक। इसमें पीछे की तरफ रखते हैं माइनस क्यू और आगे की तरफ रखते हैं प्लस क्यू, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। हमको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है इसके एक्सियल लाइन में। तो ये दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज को का जो सेंटर है उसको मिला दीजिए, ये जो लाइन बना यही हो जाएगा उसका एक्सियल लाइन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है टू के पी बाई एक्स क्यूब। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिख रहे हैं, डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। टू के पी बाई एक्स क्यूब। और जो इसका इक्वेटोरियल है यहाँ पे होता है के पी बाई एक्स क्यूब, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे ई ए एक्सियल में और इसको हम बोलेंगे ई ई इक्वेटोरियल में। हमको दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए। तो खुद देखो, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट देख सकते हैं ई ए इज इक्वल टू के पी बाई एक्स क्यूब और सॉरी ई ई इज इक्वल टू के पी बाई एक्स क्यूब और ई ए इक्वल टू टू के पी बाई एक्स क्यूब। तो अगर ये के पी बाई एक्स क्यूब को अगर 1 मान लिया जाए, ठीक, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2। और अगर इससे ना समझ में आए तो जैसा सॉल्व करते हैं वैसे ही कीजिए। ऊपर रखेंगे ई ए को, नीचे रखेंगे ई को। ई ए के जगह में रखोगे टू के पी बाई एक्स क्यूब और जो ई है उसके जगह में रखोगे के पी बाई एक्स क्यूब। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 1। तो हमको मिल क्या रहा है सर, ई ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई। अब ऑप्शन मिला लो कौन वाला सही है, ई ए इक्वल टू 2 टाइम्स ई। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर तो अगला क्वेश्चन है, जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या लगता है और क्या नहीं लगता है। एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बनाएंगे और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखेंगे। कैसा रखना है बोला नहीं है, तो पीछे रख दो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे रख दो प्लस क्यू। अब जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये लगेगा क्यू ई। और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ भी लगेगा क्यू। कोई सोच रहे सर माइनस क्यू ही दीजिए, माइनस इज द डायरेक्शन, वो दे चुके हैं, यहाँ भी क्यू ही लिखाएगा, ठीक है, कन्फ्यूज में ना रहे। नेक्स्ट बात है, अब अगर ये डाइपोल को बाहर निकाल के देखा जाए कि इसमें कितना फोर्स लग रहा है, तो आगे लग रहा है क्यू ई, पीछे भी लग रहा है क्यू ई, तो नेट फोर्स इज 0, ठीक है। तो कभी भी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा जाए तो जो फोर्स है वो हमेशा 0 होगा, ठीक। तो इट्स एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स, ये गया तेल लेने, बोथ नेट फोर्स, ये भी गया तेल लेने, नाइदर ए फोर्स नोर ए टॉर्क, ठीक है। तो ये देखो फिर से बोलता है कि फोर्स नहीं लगेगा, टॉर्क भी नहीं लगेगा, लेकिन टॉर्क लगेगा। टॉर्क कैसे लगेगा, ठीक। देखिए अगर देखा जाए तो हम लोग टॉर्क एक्चुअली बेसिकली होता है, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ कपल। तो ये क्लास 11th का फॉर्मूला है, 12 का है नहीं। और मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला देखो, कपल मतलब हम लोग समझते हैं दो, ठीक है। ऐसे भी देखते देखो एक कपल जा रहा है तो साले को कपल अकेला होता है क्या, नहीं, दो कोई होता है, ठीक। तो यहाँ पर भी दो फोर्स है, एक है क्यू ई, दूसरा भी है क्यू ई। और ये दोनों ना कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होना चाहिए, तो है। अब ये डिस्टेंस को अभी कितना बोल रहे हैं, मान के चलिए डी। और अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहे ये एंगल को थीटा लेके, तो ये डी है, ये एंगल थीटा है, तो जिधर एंगल होगा उधर लिख दोगे डी कॉस थीटा, ठीक है। और ये आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा, बेसिकली ये एंगल थीटा नहीं होगा, एक सेकंड रुकिएगा, जो एंगल होगा ना ये देखिए ये वाला थीटा होगा, ये वाला, ठीक। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा डी कोस थीटा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा डी साइन थीटा।
तो अब देखो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ कपल, एंड मोमेंट ऑफ कपल मतलब दोनों में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड को उठा लो और दोनों फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्यू ई इंटू डी साइन थीटा। और इससे अगर फॉर्मूला देखोगे जो आता है वो होता है पी साइन थीटा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डेरिवेशन अपना देख लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे देखो टॉर्क लग रहा है लेकिन फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक। तो अब ऑप्शन को चेक करो क्या क्या बोलता है। पहला बोलता है फोर्स लगेगा, ये गलत हो गया। टॉर्क लगेगा, हाँ ये सही है। बोथ नेट फोर्स एंड टॉर्क, तो फोर्स लगता ही नहीं तो ये गया। नाइदर ए नेट फोर्स, हाँ ये बात सही है कि नेट फोर्स नहीं लगता है, नॉट टॉर्क, लेकिन टॉर्क लगता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ठीक से देखोगे तो आंसर बी होगा जिसका नाम है नेट टॉर्क। चलिए इतना हम लोग को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बोलता है द क्लोज्ड कंसिडर्ड द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉसियन लॉ इज कॉल्ड। अब बताओ बाबू इसमें क्या बतलाएगा टीचर। क्लोज सरफेस, स्पेरिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस, प्लेन सरफेस। ठीक है, देखिए गॉसेस लॉ में जो हम लोग सरफेस कंसिडर करते हैं उसका नाम ही है गॉसियन सरफेस, तो इसमें टीचर को कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है, ठीक। हाँ ये बोल सकते हैं गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज ए क्लोज सरफेस, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं गॉसियन सरफेस में भी स्पेरिकल सरफेस, लेकिन उस सरफेस का नाम गॉसियन सरफेस। तो 23-23 का सी होगा, सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है था एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। अब देखो ये जो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ के बोर्ड क्या चाहता है पता नहीं, केवल यूनिट डायमेंशन मतलब क्लास 11 अगर ढंग से आप पढ़ लिए हैं तो फिजिक्स में ऐसे ही पास हो जाओगे, क्योंकि वहाँ आप चैप्टर नंबर 2 था जिसका नाम ही था यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो उसी को अगर ढंग से पढ़ा जाए ना, ठीक, हमको लगता है बच्चा तो पास कर जाएगा, बहुत अच्छा नंबर आए चाहे नहीं आए, लेकिन हाँ ढंग का नंबर आ जाएगा। चलिए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट पूछा है। अब देखो बाबू जो टेस्ला है ना, टेस्ला ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है तो गया। ये जो न्यूटन है ना, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, ये भी गया। जो वोल्ट है ना, वोल्ट वो है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का यूनिट, ये भी गया। तो लास्टली बचा कौन, वोल्ट मीटर, ठीक। लेकिन अगर देखोगे तो कोई भी टीचर इस यूनिट को आपको नहीं लिखाए होंगे कि वोल्ट मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। तो अब ये आया कहाँ से वोल्ट मीटर का कॉन्सेप्ट, इधर देखो कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली जब आप चैप्टर नंबर 2 में जाओगे तो एक रिलेशन है, वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में, और वहाँ से आता है V इज इक्वल टू ई डी। हम एकदम से शॉर्ट वाला लिखे हैं, और अगर ढंग का इक्वेशन देखोगे तो V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट आर इनिशियल से फाइनल, दिस इज द रियल इक्वेशन। बट इसको हम लोग उस समय यूज़ करेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। ये यूनिट डायमेंशन के लिए आपको माइनस यूनिट्स देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इंटीग्रेशन देने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन को वहीं यूज़ कीजिए जहां इसका काम है, इस इक्वेशन को वहीं यूज़ कीजिए जहां इसका काम है, क्योंकि मुश्किल काम को टफ नहीं कर सॉरी आसान काम को टफ नहीं करना है। चलिए अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वैल्यू निकालें तो ऊपर V हो जाएगा, नीचे D। अब हमको पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, एक तो गॉसेस थ्योरम से आता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला काम नहीं करेगा। एक और है फाई E इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे E डॉट A, ठीक। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको एरिया से हमको डॉट प्रोडक्ट कर देना है, ठीक। चलिए अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जगह में हम यूनिट लिख सकते हैं, ऊपर वोल्ट नीचे मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर, इनटू एरिया का यूनिट हम लोग जानते हैं मीटर स्क्वायर, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो आंसर इज वोल्ट मीटर। तो जो वोल्ट मीटर है ना वो आपका यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और अगर इसके जगह में अगर हमको बोलता है कि सर इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन भी हम निकाल सकते हैं। और वहाँ पे तो मैं ये बोलूँगा वोल्ट को यूज़ करने का अच्छा है कि आप यहाँ पे एक और जो होता है ना न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम यूज़ कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, और जो एरिया है उसका यूनिट यूज़ कीजिए मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप तुरंत डायमेंशन निकाल सकते हो, इससे फिर फंस जाओगे, क्योंकि पोटेंशियल का निकालना थोड़ा कष्ट है, और कष्ट कुछ नहीं है एक्चुअली, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है तो निकल जाएगा उससे भी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसका आंसर कौन हो गया सर, डी फुडेली। चलिए फिर से वही क्वेश्चन लेकिन ऑप्शन अलग। अब इधर देखो बाबू, हमको फिर से पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो अभी तो फॉर्मूला लिखा दिए थे ई ए। अब यहाँ पे ई की जगह में रखेंगे न्यूटन पर कूलम,
और एरिया की जगह में रखेंगे मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर चाहिए। देखिए यही वाला है, न्यूटन ऊपर है, मीटर स्क्वायर ऊपर है और कूलम नीचे है। ठीक, खत्म कहानी। लेकिन अगर बोले ये किसका यूनिट है, न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये जूल पर कूलम किसका है, पोटेंशियल का। और ये न्यूटन मीटर पर कूलम किसका है, तो न्यूटन मीटर बेसिकली टॉर्क होता है। ठीक है, लेकिन अभी ये जो लिखना चाह रहा है वो एनर्जी का लिख रहा है, तो ये भी जूल पर कूलम ही है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस का है। ठीक, लेकिन हाँ न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट होता है, एनर्जी का नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी फॉर चेन्नई। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, उसका यूनिट दिया हुआ है। ठीक, फोर गॉसियन सरफेस इनक्लोजेस द थ्री चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेस, मतलब एक गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर तीन चार्ज पार्टिकल है। एक है -14 माइक्रोकूलम, दूसरा है वो है 78.85, सॉरी माइक्रो नहीं है, नैनो है, नैनो कूलम, ये है प्लस में, और जो Q3 है वो है माइनस में 56 नैनो कूलम। तो इतना चार्ज हम रखे हैं गॉसियन सरफेस के अंदर, और जो मीडियम है वो है आपका एयर। तो अगर मीडियम एयर है और तीन चार्ज है, तो हम लोग जानते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड कहने का मतलब है टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो पहले इसको हम लोग को सम करना पड़ेगा, टोटल चार्ज को निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोग कोई नंबर को जोड़ते हैं वैसे इस नंबर को जोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है चलो, तो पहले जो माइनस माइनस वाला है उसको सम अप कर देते हैं। तो यहाँ पे 56 है सर, और यहाँ पे 14 है, तो आई थिंक 70 होगा। तो यहाँ पे हो गया -70 नैनो कूलम, और यहाँ पे हो जाएगा +78.85 नैनो कूलम। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर विल बी +8.85 नैनो कूलम। तो फ्लक्स इज बेसिकली Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड इज 8.85, नैनो का मतलब हो गया 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये इससे तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻3। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 10⁻3। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है ए गॉसियन स्पेयर इनक्लोज्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इन इट, द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्पेयर। तो भैया जी सबसे पहले हम लोग को एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, वहाँ पे सर हम लोग को एक डाइपोल को रखना पड़ेगा। तो डाइपोल मतलब -q प्लस q। अब देखो ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर चार्ज है। देखो अगर मैं इसको उल्टा क्वेश्चन पूछूंगा ना तो बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर बोला जाए कि अगर कोई सरफेस से फ्लक्स जीरो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, तो क्या उसके अंदर चार्ज जीरो होगा, हाँ कि ना। तो ये क्वेश्चन पूछता तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन सर ऐसा बात नहीं है। ठीक, देखो अभी ये जो गॉसियन सरफेस है ना इसके अंदर चार्ज है, एक माइनस है एक प्लस है। ठीक है, तो भी फ्लक्स कितना है, जीरो, क्योंकि -q प्लस q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो स्टेटमेंट को सुनिए, अगर बोला जाए अगर फ्लक्स जीरो है तो क्या चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस 100% जीरो है, नहीं। क्या जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है। लेकिन ये स्टेटमेंट को कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे इफ फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस इज जीरो दैट मीन्स टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस मस्ट बी जीरो। उसके अंदर टोटल जो चार्ज होगा वो जीरो होगा। दैट मीन्स फ्लक्स जीरो डजंट मीन चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो। बस ये समझना हम लोग को। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सर डी फॉर दिल्ली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है Q जिसको हम रख दिए सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड A। ठीक, तो एक चार्ज है Q जिसको रख दिया सेंटर ऑफ क्यूब में। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस। तो सबसे पहले हम लोगों को एक क्यूब बनाना पड़ेगा, और ये जो क्यूब है इसका साइड दिया हुआ है A, जिसका हम लोग को कोई ज़रूरत है भी नहीं, दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए उसको ले लिया जाए। अब इसके सेंटर में एक चार्ज रख दिए हैं, ठीक है, स्मॉल क्यूब, ठीक रख दिया गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक,
चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहला बात जो आप किससे बनाएंगे, एक तो नॉर्मल फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और इससे निकालने जाओगे तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया हुआ है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन से गया। तो दूसरा है हम लोग के पास गॉसेस थ्योरम से क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये फ्लक्स देता है क्लोज्ड सरफेस से, ये देता है क्लोज्ड सरफेस से। और अगर हम क्लोज सरफेस से अभी फ्लक्स निकालेंगे तो क्लोज सरफेस मतलब क्यूब, तो हम ऐसे लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू क्यूब इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरा का पूरा क्यूब से फ्लक्स निकला, ठीक। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर क्यूब का एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो सर एक क्यूब में 6 फेसेस होता है, तो 6 का 6 फेसेस मिला के फ्लक्स है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब बताओ, अगर एक फेस से आपको अगर फ्लक्स पूछा जाए तो क्या हम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं सर। एक फेस से होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, और आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए फॉर आगरा, ठीक। चलो एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन क्या है इधर समझिए। बोलता है अगर एक कूलम चार्ज को हम फ्री स्पेस में रख देंगे, एक कूलम चार्ज को अगर हम फ्री स्पेस में रख देंगे तो ये एक कूलम का चार्ज अपने यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा? ये क्वेश्चन है। एक कूलम चार्ज को फ्री स्पेस में रख दिया गया है और आपको निकालना है कि कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये एक कूलम का चार्ज से निकलेगा, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। तो मैं समझूंगा कि हाँ चलो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल, द फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब। अब देखो पहले पूछा था एक फेस से, ठीक, अभी पूरा का पूरा क्यूब से पूछ दिया है। तो सर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। बकवास क्वेश्चन, मरा हुआ क्वेश्चन, बेजान क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें दम। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला, कुछ लगाने नहीं है दिमाग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक चार्ज है Q enclosed by the Gaussian spherical surface of radius R. If the radius is double, then the outward flux will be. सर देखो अब एक है फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट ए और एक है फ्लक्स का फॉर्मूला Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब किसको लगाए इज द क्वेश्चन, ठीक। इसका मैं क्लू बाद में दूंगा कि कब किसको लगाना है, पहले बात को सुनो। ये है लास्ट क्वेश्चन और इसके साथ ही चैप्टर नंबर 1 का सारा जो मॉडल सेट पेपर में क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक। अगर समझ में आया है और लगता है कि हाँ ये वीडियो देख के हमको फ़ायदा हुआ तो करना कुछ नहीं, वही लाइक कमेंट शेयर, और शेयर में जो वीडियो का लिंक है वो अपने स्टेटस में डाल दोगे व्हाट्सएप में, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी देखें और उसको भी बेनिफिट हो, ठीक। सारा का सारा मैं नहीं बतलाने वाला, जितना आपको क्वेश्चन दिया है उतना ही बतला रहा हूँ। और अगर मैं चाहूँगा तो ये जो क्वेश्चन है ना 30, ठीक है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं 10-10 क्वेश्चन भी मैं बतला सकता हूँ, बट उतना करने के लिए टाइम है नहीं, ठीक है, और वो कर भी नहीं सकता, ठीक। मैं केवल अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए कब देता हूँ, तो आपको बस यही करना है कि अगर समझ में आता है तो लाइक कमेंट शेयर वाट एवर जो भी कर दोगे, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप एक बार अपना जो व्हाट्सएप स्टेटस है वहाँ पे लिंक को शेयर कर दोगे ताकि आपके जो और फ्रेंड है वो सब इसका बेनिफिट उठा सके। चलिए अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर देखो अब हम लोग को ये समझना है कि फ्लक्स का तो 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है ई डॉट ए और एक होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको तब लगाएंगे जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ रहेगा। क्या क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र हुआ है कोई भी कॉर्नर में? देखिए तो नहीं सर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र ना हुआ है तो इसको यूज़ ना करें, क्योंकि इसको यूज़ करोगे तो यहाँ पे है एरिया, ठीक। अब अगर यहाँ पे एरिया है तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर लगा सकते हो, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर लगा नहीं सकते हैं क्योंकि जो गॉसियन सरफेस होता है वो होता है क्लोज सरफेस,
ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सर क्लोज सरफेस होता है, लेकिन हम लोग तो सिलेंडर का एरिया भी लगा दिए थे। तो एक्चुअल सर ये जो नॉर्मल मेथड है ना फ्लक्स निकालने का, इससे हम क्लोज्ड सरफेस से भी फ्लक्स निकाल सकते हैं और ओपन सरफेस से भी फ्लक्स निकाल सकते हैं। बहुत बच्चे अभी कंफ्यूज हो जा रहे होंगे, ये टीचर तो क्या क्या बोल रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप सही से पढ़े होंगे तो ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला है, ये एप्लीकेबल क्लोज सरफेस के लिए भी है और ओपन सरफेस के लिए भी है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, इसको लगाने से पहले हमको सरफेस को क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद फिर हाफ का क्या होगा, फेस से क्या होगा, हम निकाल सकते हैं। बट इसको यूज़ करने से पहले सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड। ठीक है सर। अब अगर बच्चा इसको यूज़ करता है और यहाँ पे क्लोज्ड स्पेरिकल सरफेस है, तो वो एरिया की जगह में लगा देगा डायरेक्ट 4πr² और बोलेगा कि अगर रेडियस को डबल कर देंगे तो फ्लक्स हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक, और यहाँ पे दिया हुआ भी है, तो बच्चा कंफ्यूजन में और डाउट में गलत को आंसर मार देंगे, जो कि ये गलत आंसर है, ये होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि सर फाई इक्वल टू किसको यूज़ करेंगे, तो इसको यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको चार्ज दिया हुआ है। तो Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स सर फ्लक्स only depend upon charge inside the Gaussian surface and permittivity of the medium। ठीक, तो ये दोनों को चेंज नहीं किया है, दैट्स वाई फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन एज इट इज, दैट इज कांस्टेंट। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा रिमेन अनचेंज्ड। अब बात को समझो, अगर हम बोले ठीक कि अगर यहाँ पे एक चार्ज है Q और यहाँ पे एक सरफेस बनाए हैं जिसका रेडियस है R, ठीक, फिर से यहाँ है चार्ज Q और अब जो सरफेस बना है वो है ऐसा। ठीक है, अब चार्ज है Q, अब इसके बाद हम फिर से जो दूसरा स्फीयर, अब यहाँ पे स्फीयर बना ही मत, ठीक है, इसको क्या कर दो ना, यहाँ पे क्यूब बना दो, बड़ा सा क्यूब। ठीक है, इस टाइप से एक क्यूब बना दीजिए। ठीक, अब पूछेंगे बतलाओ सबसे ज़्यादा फ्लक्स किससे निकलेगा, 1 से, 2 से या 3 से। तो जो जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक, तो सर फ्लक्स सबसे सेम होगा क्योंकि सबके लिए फॉर्मूला वही लगाओगे, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स फ्लक्स ना तो सरफेस पे डिपेंड करता है ना तो नेचर ऑफ सरफेस पे, बस क्लोज्ड होना चाहिए। देखो ये स्पेयर है, और ये क्या, ये तो पता नहीं, आग जलता है तो ऐसा होता है, उस टाइप से दिखाया जा रहा है, और ये क्यूब है और सबसे फ्लक्स सेम है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या हम यहाँ से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा? हाँ सर। लेकिन क्या यहाँ से दूर जाएंगे तो एरिया बढ़ेगा? यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, एरिया बढ़ेगा, तो दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, इसीलिए फ्लक्स सेम होगा। तो ये उसका बेसिक रीज़न है, बट हम लोग को अभी उतना नहीं समझना है, हम लोग को बस क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, दैट्स ऑल इनफ। तो यहाँ पे आके आपका चैप्टर नंबर 1 फुल्ली कंप्लीट हो गया। हाँ, अगर देखने के बाद और अच्छा लगता है तो आप कमेंट में ये भी लिखें कि सर चैप्टर नंबर 2 का भी वीडियो अपलोड कर दे। ठीक है, तो थोड़ा एनर्जेटिक लगेगा कि हाँ चलो ठीक है बच्चा लोग देख रहे हैं, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट जो वीडियो होगा चैप्टर नंबर 2 का। तो देखता हूँ एक वीडियो में कंप्लीट होता है या 2 वीडियो, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, और वीडियो का लेंथ ज़्यादा रखूँगा नहीं, हाफ एन आवर 30 मिनट्स मैक्सिमम है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।